और चंद्रगुप्त द्वितीय के तक हम पढ़ा दिए थे। ठीक है, और चंद्रगुप्त द्वितीय तक होने के बाद हम लोगों ने चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्न को देखा था। और उनके नवरत्न में धन्वंतरी शामिल थे, जो कि आयुर्वेद चिकित्सा शास्त्र के जनक थे। फिर हम लोग छपनक के बारे में जानते हैं, जो कि भिक्षाटन की उपलब्ध बताया जाता है, इनके द्वारा लिखा भिक्षाटन जो है अभी उपलब्ध है। अमर सिंह के बारे में जानते हैं हम लोग, अमर कोश के रचयिता थे ये। ठीक है, शंकु के बारे में हम लोग जानते हैं। ठीक है, ये भी एक संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे, जो कि इनके नवरत्न में शामिल थे। बेताल भट्ट के बारे में हम लोग जानते हैं, विक्रम और बेताल की कहानी जगत प्रसिद्ध है। बेताल पंच विशंति के रचयिता थे। ठीक है, घट खरपर के बारे में हम लोग जानते हैं, ध्यान में रखेंगे। कालिदास के बारे में कहा जाता है, इनके समान दूसरा कोई साहित्यकार अभी तक नहीं आ पाया। ठीक है, अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक है ये। बारहमिहिर के बारे में भी हम लोग जानते हैं, पढ़े थे नवरत्नों में। गणितज्ञ थे, खगोल शास्त्री थे, सूर्य सिद्धांत कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। बृहत संहिता भी पूछते हैं कई बार एग्जाम में, इसको आपको ध्यान में रखना है। वरुचि के बारे में हम लोग जानते हैं। ठीक है, कालिदास के तरह वरुचि भी अनंतम काव्यकर्ताओं में गिने जाते हैं, ध्यान में इसको रखना है। ठीक है, सबके सब चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्न थे। और चंद्रगुप्त द्वितीय की शासनकाल की बात करेंगे, कब से कब तक रहा था, इसको आपको ध्यान में रखना है। और 380 से लेकर 412 तक मतलब ये शासक रहे थे, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और इनसे पहले शासक कौन था, तो इनसे पहले शासक की बात करेंगे तो समुद्रगुप्त थे। ठीक है, समुद्रगुप्त से पहले अगर बात करेंगे कौन थे, तो ध्यान में रखेंगे चंद्रगुप्त प्रथम हो जाएंगे। और चंद्रगुप्त प्रथम से पहले कौन थे, तो श्रीगुप्त। ठीक है, श्रीगुप्त, घटोत्कच, ये सब पहले के शासक रहे थे। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो आज हम लोग पढ़ेंगे कुमारगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त द्वितीय के पश्चात उसका पुत्र जो थे, कुमारगुप्त प्रथम जो था, सिंहासन पे बैठा। बिहार के संदर्भ में इनसे प्रश्न भी पूछा जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक थे ये। ठीक है, तो कुमारगुप्त प्रथम आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये चंद्रगुप्त द्वितीय की पत्नी ध्रुव देवी से उत्पन्न सबसे बड़ा लड़का था। ठीक है, जबकि गोविंद गुप्त की बात करेंगे तो उनका छोटा भाई था। ठीक है, तो चंद्रगुप्त द्वितीय का पुत्र जो था, क्या नाम था इनका, तो कुमारगुप्त प्रथम नाम था। और साथ में गोविंद गुप्त भी, हालांकि ये बड़ा लड़का था इसलिए शासक बना। कुमारगुप्त के शासन का वर्णन उसके मंदसौर अभिलेख मध्य प्रदेश से मिलता है। ठीक है, मंदसौर अभिलेख की बात करेंगे, मध्य प्रदेश के अभिलेख है। यहाँ से कुमारगुप्त के शासन का वर्णन आपको मिलता है, जिसकी रचना वत्सभति ने की थी। इसे यशोधर्मन का विजय स्तंभ भी कहा जाता है। ठीक है, तो मंदसौर अभिलेख की रचना किसने की थी, तो ध्यान में रखेंगे वत्सभक्ति ने की थी। क्या नाम था इनका, वत्सभक्ति ने इसकी रचना की थी। और इसे यशोधर्मन का विजय स्तंभ भी कहा जाता है। ठीक है, इसके शासनकाल की बात करेंगे तो शांति और सुव्यवस्था का काल था, ध्यान में रखना है। साम्राज्य की उन्नति पराकाष्ठा पे थी। गुप्त सेना ने पुष्य मित्रों को बुरी तरह परास्त किया था। कुमारगुप्त अपने विशाल साम्राज्य की पूरी तरह रक्षा की, जो उत्तर में हिमालय से दक्षिण में नर्मदा तक, पूर्व में बंगाल की खाड़ी से लेकर पश्चिम में अरब सागर तक विस्तृत था। ये विशाल साम्राज्य था। काफी रीजन क्या था, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय से ये काफी बड़ा विशाल साम्राज्य बन गया था, जिसकी रक्षा करने का श्रेय किसे जाता था, चंद्रगुप्त क्या नाम है इनका, कुमारगुप्त प्रथम को। तो पिता के द्वारा जो राज्य जो बनाया गया, तो उस राज्य को ये सुरक्षित रखने में इनको मतलब क्या मिलता है, तो इनको सफलता मिलती है। ठीक है, कुमारगुप्त प्रथम के अभिलेखों या मुद्राओं से ज्ञात होता है कि उसने महेंद्र कुमार, श्री महेंद्र एवं महेंद्रादित्य की उपाधि भी इसने धारण की थी। ठीक है, कुमारगुप्त प्रथम की बात करेंगे तो वैष्णव धर्मानुयायी था, किंतु उसने धार्मिक सहिष्णुता का नीति का पालन किया। ठीक है, वैष्णव धर्म को मानता था, लेकिन ऐसा नहीं से किसी दूसरे धर्म को सरप्रेस किया। सभी धर्मों का मतलब इसने क्या कि एक समान नजरों से देखा। इसे धार्मिक सहिष्णुता की नीति का पालन इसने किया था। ठीक है, कुमारगुप्त के सिक्कों से पता चलता है कि उसने अश्वमेध यज्ञ किया था। ठीक है, गुप्त शासकों में सर्वाधिक अभिलेख कुमारगुप्त के ही प्राप्त हुए। ठीक है, अगर अभिलेखों की बात करेंगे तो गुप्त साम्राज्य में ज्यादातर अभिलेख की बात करेंगे तो कुमारगुप्त के अभिलेख जो है सो प्राप्त हुए, इसे आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इसने आधिकारिक संख्या में मयूर आकृति की रजत मुद्राएं भी क्या की, तो इन्होंने मतलब जारी किया था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। से रजत मुद्राएं जो था इनके समय में जारी हुआ था। ठीक है, कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल में दुनिया के प्राचीनतम विश्वविद्यालय में एक नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। ठीक है, तो नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक के तौर पे हम लोग जानते हैं नालंदा यूनिवर्सिटी, ध्यान में रखिएगा। इसके संस्थापक कौन थे, तो कुमारगुप्त। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन, तो कुमारगुप्त, इसको आपको ध्यान में रखना है। जिसमें विभिन्न विषयों के 10,000 से अधिक छात्र अध्ययन करते थे। ठीक है, तो यहाँ पर 10,000 एस्पिरेंट, ठीक है, उस समय, ठीक है, अध्ययन करते थे। और वहां पे नामांकन कराने का तरीका भी कठिन था, ऐसा नहीं कि किसी को भी बहुत ही आसानी तरीके से एडमिशन मिल जाता था। ठीक है, तो नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे, तो कुमार गुप्त थे।
इन्हीं के शासनकाल में, ठीक है, इस विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। ठीक है, नंदा विश्वविद्यालय में एक विशाल पुस्तकालय था, ठीक है, बहुत बड़ा पुस्तकालय था, जिसका प्रमुख भाग है रत्न रंजक, ठीक है, रत्ना सागर रत्नो भेदी थे, बीपीएससी में प्रश्न पूछा है। ठीक है, तो इनका जो विशाल पुस्तकालय जो था, उनका प्रमुख भाग का नाम बताइए। तो रत्न रंजक ध्यान में रखेंगे, रत्न सागर ध्यान में रखेंगे, रत्नोदधि, ठीक है, तीन थे, तीनों का नाम ध्यान में रखना है। और ये नालंदा विश्वविद्यालय को, नंदा विश्वविद्यालय का जो पुस्तकालय जो था, उसको ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान बौद्ध भी कहा जाता है। ठीक है, तो महायान बौद्ध का ऑक्सफोर्ड कहते थे इसको। ठीक है, नंदा विश्वविद्यालय की खोज करने वाला कौन था? अलेक्जेंडर कनिंगम था। ठीक है, तो कनिंगम का नाम काफी बार आएगा। नंदा विश्वविद्यालय की खोज किया था, या फिर बोध गया में आप जाओगे तो वहां पे जो बहुत सारी चीजों को खोज करने का श्रेय कनिंगम को ही जाता है। ठीक है, चीनी यात्री इत्सिंग की बात करेंगे तो 673 ईस्वी में नालंदा आया था। उसके अनुसार नालंदा विश्वविद्यालय की अपनी मुद्रा थी। ठीक है, क्या था? इनकी अपनी करेंसी हुआ करती थी, जिसमें पाली भाषा में क्या लिखा हुआ था? श्री नालंदा महाविहार आर्य भिक्षु संघस्ट उत्कीर्ण था। ठीक है, तो काफी अधिक इनको स्वायत्तता मिली हुई थी नंदा विश्वविद्यालय को, इनका अपना करेंसी तक भी था। ठीक है, हाँ, इस सिंह की बात करेंगे तो 673 ईस्वी में जब भारत आया था तो उसने ये सारी जानकारी दी थी। ठीक है, तो ये जो था चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर विक्रमादित्य का सबसे बड़े लड़के कुमारगुप्त के बारे में हम लोगों ने देखा। इसको नंदा विश्वविद्यालय का स्थापना करने का श्रेय जाता है। ठीक है, हालांकि चंद्रगुप्त द्वितीय के दो बेटे थे, एक आपको ध्यान रखना है कुमारगुप्त प्रथम और दूसरा गोविंद गुप्त। ठीक है, याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं। ठीक है, कुमारगुप्त प्रथम के बारे में जानकारी आपको कहाँ से मिलती है? तो मंदसौर अभिलेख से जानकारी मिलती है। ठीक है, मंदसौर अभिलेख से एक प्रश्न और भी पूछता है, इसमें बुनकरों के बारे में जानकारी दी मिलती है। बुनकरों के बारे में जानकारी आपको मंदसौर अभिलेख से मिलती है। ठीक है, अब आते हैं हम स्कंदगुप्त। ठीक है, शुंग वंशीय पुष्यमित्रों के आक्रमण के समय ही गुप्त शासक कुमारगुप्त प्रथम 455 ईस्वी में मृत्यु हो गई। ठीक है, तो कुमारगुप्त प्रथम का मृत्यु हो जाता है, उसके बाद उसका पुत्र जो था स्कंदगुप्त, ठीक है, यह भी शक्तिशाली शासक था। स्कंदगुप्त जो था गद्दी पे बैठा। ठीक है, ध्यान में रखेंगे स्कंदगुप्त। और स्कंदगुप्त ने सर्वप्रथम अपने शत्रु शुंगों एवं हुनों पे विजय प्राप्त की। ठीक है, तो हुन को हराना और शुंगों को पराजित करने का श्रेय किसे जाता है? स्कंदगुप्त को जाता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। और आक्रमणकारी मध्य एशियाई हुनों को देश से बाहर खदेड़ दिया। ठीक है, तो हुनों को इसने क्या किया था? पराजित किया था। जब हुनों को जब इसने पराजित किया तो इसने उपाधि धारण की, तो विक्रमादित्य और कर्मादित्य की उपाधि इसने धारण की थी। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। स्कंदगुप्त अत्यंत लोकोपकारी, ठीक है, मतलब लोगों का उपकार करने वाला, प्रजा हितैषी, जो प्रजा के हित में सोचे, लोकप्रिय शासक था। उसने 12 वर्षों तक शासन किया। स्कंदगुप्त ने भी, ठीक है, विक्रमादित्य की उपाधि, कर्मादित्य की उपाधि धारण की। ठीक है, हुनों का प्रथम आक्रमण की बात करेंगे किसके शासनकाल में? कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। तो हुनों का प्रथम आक्रमण की बात करेंगे स्कंदगुप्त के शासनकाल में ही हुआ था। ये भी चीज आपको ध्यान में रखना है, से हुनों को इसने पराजित भी कर दिया था स्कंदगुप्त ने। ठीक है, और ये स्कंदगुप्त की बात करेंगे तो चंद्रगुप्त द्वितीय मतलब विक्रमादित्य का पोता था। ठीक है, या फिर कुमारगुप्त का बेटा था, ये भी आप ध्यान में रखोगे। ठीक है, स्कंदगुप्त ने जूनागढ़ अभिलेख के अनुसार हुनों को मलेच कहा है। क्या कहते हैं? तो हुनों का मतलब मलेच कहते हैं। ठीक है, जूनागढ़ अभिलेख कई बार पूछा जाता है, गुजरात का जूनागढ़ अभिलेख। ठीक है, तो ये स्कंदगुप्त से संबंधित है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। बहुत सारा अभिलेख का संबंध किससे? जैसे मंदसौर अभिलेख का संबंध कुमारगुप्त प्रथम से है। ठीक है, आ, ध्यान में रखेंगे। जैसे किसे इलाहाबाद, कौन सा अभिलेख था? हरिसेन के द्वारा जो लिखा गया अभिलेख जो है प्रयाग प्रशस्ति, इलाहाबाद का जो है वो समुद्रगुप्त से संबंधित है। उसी तरह जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त से संबंधित है। ठीक है, ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछे गए, आपको ध्यान में रखना चाहिए। स्कंदगुप्त ने हुनों के आक्रमण से रक्षा करके अपनी संस्कृति को नष्ट होने से मतलब क्या किया? बचाया। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अपने शासन के अंतिम दिनों में प्रशासनिक सुविधा के दृष्टिकोण से स्कंदगुप्त ने अपनी राजधानी अयोध्या हस्तांतरित कर दी थी। ठीक है, तो इसने अपनी राजधानी कहाँ हस्तांतरित कर दी थी? तो अयोध्या हस्तांतरित कर दी थी, तो ये भी ध्यान में रखेंगे। गुप्त वंश का अंतिम शासक की बात करेंगे, भानुगुप्त था। भानुगुप्त से एक प्रश्न जो है एग्जाम में आपको कई बार पूछा जाता है, क्योंकि इसी के शासनकाल में प्रथम बार सती प्रथा मतलब सती प्रैक्टिस का एविडेंस मतलब साक्ष्य आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, भानुगुप्त का ही शासन था। किस अभिलेख से जानकारी मिलती है सती होने का? तो एरन अभिलेख से जानकारी मिलती है, जो कि 510 ईस्वी का है। ठीक है, मतलब 510 एडी का है। और एरन अभिलेख आपको कहाँ से मिलता है? तो सागर मध्य प्रदेश से आपको मिलता है। ठीक है, जहां पे गोपराज नामक एक सेनापति था, उसके उसकी पत्नी का सती होने का उल्लेख आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो एरन अभिलेख का संबंध किससे है? तो ध्यान रखिएगा भानुगुप्त से है।
जो कि आपका स्कंदगुप्त के बाद मतलब शासक बनता है, ठीक है, जो कि गुप्त वंश का अंतिम शासक था भानुगुप्त, ठीक है। गुप्त साम्राज्य 6वीं शताब्दी के मध्य तक पतन हो गया। कुमारगुप्त द्वितीय गुप्त वंश का अंतिम शासक था, ठीक है, मतलब ये अंतिम शक्तिशाली शासक कह सकते हो। इससे बाद में भी एक दो शासक हुए। इससे कुमारगुप्त द्वितीय गुप्त वंश का अंतिम शासक था। इसके बाद गुप्त साम्राज्य पूरी तरह से पतन हो गया। धर्मशास्त्रों के अनुसार अगर बात करेंगे तो भू राजस्व की दर गुप्त काल में 1/4 से लेकर 1/6 के आसपास थी। हालांकि हमारे धर्म शास्त्रों में भू राजस्व की दर 1/6 बताया गया है, ठीक है, वो 1/4 से लेकर 1/6 के बीच में होती थी, ठीक है। भागवत तथा वैष्णव धर्म गुप्त राजाओं का शासनकाल में चरम उत्कर्ष पे था। मतलब मुख्यतः भागवत धर्म और वैष्णव धर्म की बात करेंगे तो गुप्त राजाओं का मतलब चरम उत्कर्ष पे था। गुप्त राजा का जो राजचिन्ह जो था ना, गरुड़ था। कौन था? गरुड़ की बात करेंगे तो इनका राजचिन्ह था, जो कि विष्णु का सवारी जो गरुड़ जो है तो राजचिन्ह था, इसलिए वैष्णव धर्म को ये लोग मानते थे, ठीक है। विष्णु शर्मा के द्वारा रचना किया गया पंचतंत्र की बात करेंगे, वह गुप्तकालीन ही है। अब पंचतंत्र में आप देखोगे तो आपका इथिक्स की स्टोरी, नैतिकता की कहानी आपको पंचतंत्र में दिखती है, ठीक है। गुप्त काल में प्रसिद्ध खगोलविद एवं गणितज्ञ आर्यभट्ट भी हुए, बारहमिहिर भी हुए, ब्रह्मगुप्त भी हुए। ये सबके सब पाटलिपुत्र के निवासी थे। आर्यभट्ट भी थे, बारहमिहिर भी थे, ब्रह्मगुप्त भी थे, ठीक है। गुप्त काल में अगर पूछा जाएगा आपसे दास प्रथा थी कि नहीं, ठीक है, तो दास प्रथा था। गुप्त काल में दास प्रथा विद्वान थी, इसे ध्यान में रखेंगे। नारद ने 15 प्रकार के दासों का उल्लेख किया है, ठीक है, मतलब कितने प्रकार के दासों का उल्लेख किया गया है, तो 15 प्रकार के दासों को उल्लेख किया गया है, ठीक है। गुप्त साम्राज्य की सबसे बड़े प्रादेशिक इकाई की बात करेंगे तो देश था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है, देश था, ठीक है। तो गुप्त साम्राज्य में सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई कौन था? देश था। फिर किसी भी साम्राज्य की सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई कौन होगी? तो देश ही होगी, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। जिसके प्रमुख को क्या बोलते थे? तो देश के प्रमुख को गोप्ता कहा जाता था, ठीक है। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई की बात करेंगे वो ग्राम होगी, किसी भी, कहीं भी, ठीक है। किसी भी साम्राज्य में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम होती है, सबसे बड़ी इकाई की बात करेंगे देश होगा, ठीक है। तो ये तो आपसे नहीं पूछेगा, लेकिन पूछ देगा गुप्त काल में देश के प्रमुख को क्या बोलते थे? गुप्ता बोलते थे, ठीक है। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई की बात करेंगे ग्राम थी, जिसका मुखिया कौन होता था? तो ग्रामणी होता था, ठीक है। एवं इसके अन्य सदस्य को क्या बोलते थे? इसके अन्य सदस्य को महतर बोलते थे, ठीक है। गुप्त काल में सती प्रथा तो था, क्योंकि 510 में आप देखोगे तो एरन अभिलेख से सती प्रथा के बारे में जानकारी मिलती है। लेकिन इस सारे लोगों में सती प्रथा विद्वान नहीं थी। किसमें थी? तो सैनिक जाति में, ठीक है, जो मतलब वॉरियर क्लास जो था, तो सैनिक जाति जो था उनमें सती प्रथा का विद्वान था। जैसे आप देखोगे 510 का जो एरन अभिलेख जो प्राप्त होता है, वहां पे क्या है, एरन अभिलेख से क्या जानकारी मिलती है? एरन अभिलेख से जानकारी मिलती है भाई साहब, भानुगुप्त की बात करेंगे, जो कि मतलब क्या था, सेनापति था ना, उसके सती हो, सॉरी, उसके मरने पे, ठीक है, उसकी पत्नी का सती होने का उल्लेख मिलता है। तो गुप्त काल में सती प्रैक्टिस था, लेकिन इंटायर क्लास में नहीं था। किसमें था? वॉरियर क्लास में था। और मुख्यतः आप देखोगे तो सैनिक जातियों में सती प्रथा का प्रचलन था, ठीक है। सुल्तानगंज जो कि भागलपुर में पड़ता है, में कांसे से निर्मित 2 मीटर ऊंची भगवान बुद्ध की प्रतिमा की बात करेंगे। सुल्तान भागलपुर में कांसा से बनी हुई है, ब्रॉन्ज ब्रॉन्ज से बना हुआ है भगवान बुद्ध का 2 मीटर ऊंची प्रतिमा की बात करेंगे तो आपका गुप्तकालीन है। सुल्तान घाट का, ठीक है, अजगैबीनाथ मंदिर कहलगांव के समीप स्थित, ठीक है, गुआहे भी गुप्त काल से निर्मित है, ठीक है। फाइहान के वर्णन से ज्ञात होता है कि गुप्तकालीन समाज में शूद्रों से निम्न अस्पृश्य वर्ग था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। इसको चंडाल कहते थे। चंडाल जब नगर में प्रवेश करता था तो अपने साथ मतलब वो ढोल बजाते हुए आता था, ताकि लोग जो थे उनमें आने का सूचना पहले से मिल जाए, ताकि लोग जो थे उनका रास्ता छोड़ दे, लोग उनसे न सटे। इसलिए चंडाल जो था वो निम्न वर्ग जो था ना, क्षुद्र, उनसे भी उनकी नीची स्थिति थी, उनसे भी खराब स्थिति था। तो जहां भी जाते थे वो आवाज क्रिएट करते हुए जाते थे, ताकि लोग उनसे न सटे, ठीक है। तो गुप्त काल में सबसे जो खराब वर्ग जो था, अत्यंत नीचा जो था, उनको चंडाल कहते थे। ऐसा वर्णन कौन करता है? तो ऐसा वर्णन फाइहान करता है, ठीक है। तो ध्यान में आपको रखना है, महत्वपूर्ण है, ठीक है। अब गुप्त कला, ठीक है, तो गुप्त काल की बात करेंगे तो गुप्त काल में आर्ट एंड कल्चर की बात करेंगे तो अपने क्लाइमेक्स पे था, अपने चरमोत्कर्ष पे था। तो गुप्त काल में कला भी जो था, आर्ट भी जो था, खूब मतलब फला फूला, खूब खूब मतलब प्रोस्परस हुआ। तो उसके बारे में हम लोग जरा समझते हैं। तो कला के क्षेत्र में गुप्त काल अपनी उत्कृष्टता की चरम सीमा पे था, मतलब ना बेस्ट था, ठीक है, अपने चरमोत्कर्ष पे था, अपने क्लाइमेक्स में था।
और इस समय एक मंदिर कला भी आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो इस काल में मंदिर वास्तुकला सर्वोत्तम उदाहरण थी। इसमें शिखर युक्त मंदिर जो कि देवघर उत्तर प्रदेश से आपको प्राप्त होता है, ध्यान में रखेगा, ठीक है। और यहाँ के मंदिर जो था देवगढ़ उत्तर प्रदेश का मंदिर जो था गुप्तकालीन मंदिर है, ठीक है। पूछा जाता है बताओ गुप्तकालीन मंदिर का उदाहरण पूछ देता है। और देवगढ़ उत्तर प्रदेश का मंदिर जो गुप्तकालीन मंदिर है जो कि ईंट से बनाया गया मंदिर है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। पबाया का मंदिर, नागोदखो में शिव का मंदिर, शंकरगढ़ का मंदिर जो कि जबलपुर से है, ये सारे के सारे गुप्तकालीन मंदिर है जो कि काफी आकर्षक है, ठीक है। गुप्त काल में चित्रकला भी अपने वैभव पे थी, गौरव का तकनीक की चरम सीमा पे पहुंच गई। अजंता की चित्रकारी जो कि दुनिया के बेहतरीन चित्रकारी में से माना जाता है, ठीक है। तो अजंता की चित्रकारी, अजंता की गुफा महाराष्ट्र औरंगाबाद जिले में आपको देखने को मिलेगा। इसमें 29 गुफाएं हैं, ठीक है। अजंता में कितनी गुफाएं हैं? 29 गुफाएं, जिसमें 16, 17 और 19 नंबर की गुफाएं जो है ना गुप्तकालीन है, ठीक है। 16, 17, 19 याद करने का तरीका है 16 + 1 17, 17 × 2 19, ठीक है। ये 29 गुफाओं में से, ठीक है, 16 नंबर, 17 नंबर, 19 नंबर गुफा जो है सो गुप्तकालीन है, ठीक है। मतलब गुप्त, ये पूछा जाता है अजंता की कौन सी गुफाएं गुप्तकालीन है, तो 16, 17 और 19 नंबर गुफा की बात करेंगे, गुप्तकालीन है। इसमें 16 नंबर गुफा जाओगे तो सबसे सुंदर गुफा है क्योंकि उसमें मरनासन राजकुमारी का चित्रित है, ठीक है। पूछेगा गुप्तकालीन कौन सी गुफा में मरनासन राजकुमारी का चित्र है, तो 16 नंबर गुफा में मरनासन राजकुमारी का चित्र है, ये भी ध्यान में रखेंगे, ठीक है। 7वां नंबर का गुफा की बात करेंगे, बौद्ध धर्म को समर्पित है, क्योंकि इस गुफा से आपको क्या मिलता है, तो यहाँ पे जातक कहानी का उल्लेख मिलता है 17 नंबर गुफा से, ठीक है। किसका उल्लेख मिलता है? तो जातक स्टोरी का उल्लेख आपको मिलता है, जहां पे बुद्ध का यशोधरा से भिक्षा मांगते हुए दिखा गया है, ठीक है। तो मतलब यशोधरा जो थी बुद्ध की पत्नी थी, जब बुद्ध भगवान जब मिलते हैं तो अपने पत्नी से भी भिक्षा मांगते हैं। और पत्नी भी जो थी काफी अधिक मतलब नहीं दयालु थी। उसने बोला से जब पति ही भिक्षा मांगने आया तो क्या दे, ठीक है। तो यशोधरा को लगा से मेरे पुत्र से ज्यादा कीमती चीज तो मेरे पास कुछ है ही नहीं, तो यशोधरा ने अपने पुत्र को ही मतलब बुद्ध भगवान को सौंप दिया। मतलब पत्नी ने पति को अपने पुत्र को सौंप दिया, ठीक है। क्योंकि यशोधरा का काफी अधिक शिकायत भी था, क्योंकि गौतम बुद्ध उनको सोते हुए अवस्था में छोड़कर चले आए हैं। तो रामधारी सिंह दिनकर, आई थिंक दिनकर किनका लिखा हुआ है, उन्होंने कहा भी है से यशोधरा शिकायत करती है से अगर उनको जाना था जाते, कोई दिक्कत नहीं, बस मुझे बताकर जाते तो मैं उनको रोकती नहीं। लेकिन जब बुद्ध भगवान जब उनसे मिलते हैं तो उनसे भी भिक्षा मांगते हैं, तो फिर भिक्षा में यशोधरा जो है सो अपने पुत्र राहुल को बुद्ध भगवान को सौंप देते हैं। तो चित्र जो है 17 नंबर गुफा में दिखाया गया है, ठीक है। इस गुफा में सिंहल राज दरबार का चित्र भी, सिंहल का मतलब श्रीलंका, ठीक है। बोध गया के महाबोधि मंदिर है, राजगिरी के मनियार मठ का निर्माण गुप्त काल में ही हुआ है, ठीक है। तो बोध गया में महाबोधि मंदिर, जिसको ढूंढने का काम आई थिंक कनिंगम ने ही किया था। राजगीर के मनियार मठ का निर्माण भी गुप्त काल में हुआ है, ठीक है। तो अजंता के 29 गुफाओं में से 16 नंबर, 17 नंबर, 19 नंबर गुफा की बात करेंगे तो आपको गुप्तकालीन गुफाएं है, जिसमें 16 नंबर गुफा में मरनासन राजकुमारी का चित्र है और 17 नंबर गुफा में जातक कथाओं का उल्लेख आपको देखने को मिलता है। इसे आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अब आते हैं गुप्तकालीन प्रसिद्ध साहित्य एवं साहित्यकार की बात करेंगे। तो अभिज्ञान शकुंतलन, ठीक है, कालिदास के द्वारा रचित है। इसमें दुष्यंत एवं शकुंतला की प्रेम कहानी का वर्णन है, ठीक है। विश्वामित्र और मेनका से जो पुत्री जो उत्पन्न हुआ था, जिसको मेनका ने लेने से इनकार कर दिया, विश्वामित्र को तपस्या को भंग करने के लिए भेजा गया था मेनका को। अब मेनका स्वर्ग की मतलब क्या बोलते उसको यार, परी कह लीजिए, परी तो नहीं बोलेंगे, अप्सरा थी, ठीक है। तो उन्हीं से शकुंतला का उत्पन्न होता। शकुंतला को एक ऋषि ने पाला। दुष्यंत राजा थे, जब वो शिकार पे निकलते शकुंतला से प्रेम में पड़ जाते, दोनों के पीछे गंधर्व विवाह होता है। उस विवाह का कोई उदाहरण नहीं रहता, ठीक है। दोनों ने विवाह किया था, आपस में किया, तो कोई उदाहरण नहीं था, मतलब कोई उसका उदाहरण तो नहीं बोलना चाहिए, कोई प्रमाण नहीं था से दोनों के बीच में विवाह हुआ है कि नहीं, कोई गवाह नहीं था। हालांकि दुष्यंत जो थे शकुंतला को भुला देते हैं, क्योंकि शकुंतला को साप मिला रहता है। यही इस स्टोरी में दिखाया गया कि शकुंतला दुष्यंत से किस प्रकार से मिलते हैं, वो स्टोरी है, ठीक है। और इन्हीं दोनों का पुत्र जो था भरत था, जिनके नाम पे भारत देश भी पड़ा, ठीक है। माल मालविका गई मित्रम की बात करेंगे, ये भी कालिदास के द्वारा लिखा। अग्निमित्र मलविका की प्रेम कहानी है। पुष्यमित्र शुंग का पुत्र अग्निमित्र था
और दरबार में रहने वाली, ठीक है, काम करने वाली एक नौकरानी ही कह लीजिए, मालविका के प्रेम में पड़ जाते हैं। मालविका को देखे हुए भी नहीं रहते, उनके चित्र से प्रेम हो जाता है, ठीक है। वह स्टोरी जो है सो आपका मालविका की मित्रम में है। विक्रमोर्वशियम की बात करेंगे, पुरूरवा और उर्वशी की प्रेम कथा है, ठीक है। उर्वशी की बात करेंगे, ये भी स्वर्ग की अप्सरा थी, पुरूरवा से प्रेम में पड़ जाती है, ठीक है। स्वप्नवास दत्ता की बात करेंगे, वास के द्वारा लिखा गया, ये भी गुप्तकालीन है। उदयन तथा वासदत्ता की कथा है, ठीक है। मुद्दा राक्षस की बात करेंगे तो विशाखा दत्त के द्वारा लिखा गया, चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। देवी चंद्रगुप्तम की बात करेंगे, ये भी विशाखा दत्त के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। और ये चंद्रगुप्त एवं ध्रुव स्वामिनी के विवाह का वर्णन आपको देखने को मिलता है, ठीक है। मिर्च कटिकम की बात करेंगे, तो मिर्च कटिकम की बात करेंगे तो ये क्षुद्रक के द्वारा, इसका मतलब होता है आई थिंक मिर्च कटिकम मतलब मिट्टी का नौका, ऐसा कुछ होता है, ठीक है। ये ब्राह्मण चारुदत्त में गणिका जो कि बेश्या थी, बसंत सेना की प्रेम कहानी है, मृछ कटिनम जो कि क्षुद्रक के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। गुप्त काल के बारे में पढ़ोगे तो आपको जरूर पढ़ने को मिलेगा सुदर्शन झील। सुदर्शन झील जो है गुजरात के गिरनार में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? गुजरात के गिरनार में आपको सुदर्शन झील आपको देखने को मिलेगा। महत्वपूर्ण कई बार प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। इसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में होता है। मौर्य कालीन है लेकिन इसका संबंध गुप्त काल से भी है। कैसे है? क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य के समय सौराष्ट्र प्रांत के राज्यपाल पुष्यमित्र वैश्य ने पश्चिमी भारत में सिंचाई के लिए करवाया था, ठीक है। क्योंकि उस समय भी पश्चिमी भारत में सिंचाई की समस्या थी। अभी भी गुजरात के इन क्षेत्रों में आप जाओगे तो अभी भी सिंचाई की समस्या है। तो चंद्रगुप्त मौर्य के आदेश पे पुष्यमित्र वैश्य के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था, ठीक है। अशोक के समय यवन, ठीक है, अशोक के समय यवन तुषास्प ने भी इस झील पर बांध का निर्माण करवाया था। शक महा छत्रपक रुद्रामन 130-150 के समय पहली बार यह बांध टूट गया, जिसका पुनर्निर्माण उसके राज्यपाल सुविशाख के निर्देशन पे करवाया गया, ठीक है। रुद्रामन ने यहाँ पे एक अभिलेख भी है जो कि जूनागढ़ अभिलेख, रुद्रामन का ही जूनागढ़ अभिलेख है, ध्यान में रखेंगे। तो उनके बारे में भी जानकारी मिलती है। स्कंदगुप्त से भी जूनागढ़ अभिलेख संबंधित है, ठीक है। जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है कि स्कंदगुप्त के शासन काल में भारी वर्षा के कारण सुदर्शन झील का बांध फिर से टूट गया। इस झील का पुनः उद्धार के कार्य सौराष्ट्र प्रांत के गवर्नर पंडित का पुत्र शक्रपालित के द्वारा किया गया, ठीक है। तो ये सुदर्शन झील का संबंध किससे है? गुप्त काल से भी है, मौर्य काल से भी है। निर्माण तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय सौराष्ट्र प्रांत के राज्यपाल पुष्यमित्र वैश्य ने करवाया था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। स्कंदगुप्त ने झील के किनारे विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया, ठीक है। तो झील के किनारे विष्णु मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? स्कंदगुप्त ने करवाया था। क्योंकि गुप्तों का बात करेंगे तो गुप्तों का जो मतलब धर्म जो था वैष्णव धर्म ही था, ठीक है। अब ये तो गुप्त काल हो गया। अब हम चलेंगे गुप्तोत्तर काल में बिहार, ठीक है, मतलब आफ्टर मतलब गुप्ता के बाद, ठीक है। गुप्ता के बाद क्या था उसके बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो काफी अधिक महत्वपूर्ण है, इसको जरा हम लोग पढ़ लेते हैं, एक मिनट। तो गया और भोजपुर जिलों के क्षेत्र से प्राप्त कुछ अभिलेखों द्वारा 6वीं शताब्दी ईस्वी से बिहार के कुछ भागों में परवर्ती गुप्त शासकों की जानकारी मिलती है। कुछ इतिहासकार इन्हें उत्तर गुप्त अथवा मगध गुप्त के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। क्योंकि 6वीं शताब्दी के आसपास जो ओरिजिनली जो गुप्ता एम्पायर जो था वह समाप्त हो गया। उसके बाद गुप्तोत्तर कालीन मतलब आफ्टर द गुप्ता पीरियड के इतिहास के बारे में हम लोग जानेंगे। अपसट अभिलेख के अनुसार उत्तर गुप्त या मगध गुप्त वंश का संस्थापक कृष्ण गुप्त को माना जाता है। किसको मानते हैं? कृष्ण गुप्त को माना जाता है। इस काल में गौड़ राज्य की स्थापना बंगाल में शशांक के द्वारा की गई थी, ठीक है। तो बंगाल में एक राजवंश बना जो कि काफी अत्याचारी शासक था ये, जिसका नाम था शशांक, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। शशांक की बात करेंगे, अत्याचारी भी था और बहुत अधिक कॉम्युनल धर्माद भी कहते हैं, क्योंकि सभी धर्मों को समान नजरों से देखने वाला ये शासक नहीं था। हालांकि गौड़ राज्य की स्थापना शशांक ने किया। उसने बिहार के विस्तृत क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। शशांक एक क्रूर और धर्मार्थ शासक था। उसने बौद्ध और धार्मिक स्थलों को बुरी तरह से नष्ट किया। बोध गया इसने जो महाबोधि वृक्ष जो था उसको इसने कटवा दिया था, उसको क्षति पहुंचाई थी, ठीक है। तो बहुत सारे बौद्ध धर्मों के लोग जो जुड़े थे, जो संत जो थे, उनको इसने हत्या करवाई। कहते हैं बौद्ध धर्म के इनको नफरत था और इसने मतलब बोध गया में जो आप देखोगे जो बोधि वृक्ष जो है उसको इसने कटवा दिया था, ठीक है। शशांक के नाम से सिक्के तथा मुहरे गया, नालंदा, रोहतास से प्राप्त होता है, ठीक है। हालांकि इसकी दुश्मनी हो जाती है और इसकी दुश्मनी हर्षवर्धन से हो जाती है। हर्षवर्धन इसका हत्या कर देता है, ठीक है। ध्यान रखें, देवगुप्त ने शशांक से मित्रता कर कन्नौज पे मोखरी शासक ग्रह बर्मन के विरुद्ध लड़ाई लड़ी, ठीक है। देवगुप्त की बात करेंगे ना
तो देवगुप्त जो था शशांक का दोस्त था, ठीक है। और इसकी दुश्मनी जो थी, देवगुप्त की दुश्मनी जो था किसके था, मौखरी शासक ग्रह बर्मन से था, ठीक है। और देवगुप्त की दुश्मनी जो था मौखरी शासक ग्रह बर्मन से। तो देवगुप्त ने मतलब क्या किया, शशांक की मदद से मौखरी शासक ग्रह बर्मन की हत्या कर दी, ठीक है। ध्यान में रखेंगे। तो ग्रह बर्मन का जब हत्या कर दिया, ग्रह बर्मन कौन था, ग्रह बर्मन की बात करें, हर्षवर्धन की जीजा जी थे, ठीक है। हर्षवर्धन के बहन का विवाह ग्रह बर्मन से हुआ था, ठीक है। हर्षवर्धन कर लीजिए, फिर राज्यवर्धन कर लीजिए। राज्यवर्धन बड़ा भाई था, हर्षवर्धन जो था छोटा भाई था। तो अपने बहन का विवाह किससे किया था, मौखरी शासक ग्रह बर्मन से किया था। और ग्रह बर्मन की हत्या शशांक और देवगुप्त ने मिलकर कर दी, ठीक है। बहुत ज्यादा गुस्सा आया राजवर्धन को, राजवर्धन ने क्या किया, देवगुप्त को हत्या कर दिया, ठीक है। देवगुप्त की हत्या किसने कर दी, राजवर्धन ने कर दी, ठीक है। और देवगुप्त का दोस्त कौन था, शशांक था। शशांक ने, ठीक है, अपने दोस्त का बदला लेने के लिए राजवर्धन की हत्या कर दिया, ठीक है। जो कि राजवर्धन किसका भाई था, हर्षवर्धन का भाई था, ठीक है। फिर हर्षवर्धन रोल में आया, उस समय उसकी आयु काफी कम थी। और हर्षवर्धन ने फिर से मतलब किसका हत्या किया, शशांक की हत्या कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से मतलब ये पूरा क्रोनोलॉजी है, इसको जरा समझना पड़ेगा। फिर से बता दे रहा हूँ, समझ लीजिए, ठीक है। सबसे पहले मौखरी शासक ग्रहवर्मन, ध्यान में रखिएगा, मौखरी नरेश थे ग्रहवर्मन। और ग्रहवर्मन का विवाह जो हुआ था, ठीक है, राजवर्धन या फिर हर्षवर्धन के बहन से हुआ था, ठीक है। और ग्रहवर्मन की दुश्मनी किसके से थी, देवगुप्त से था दुश्मनी, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, देवगुप्त से दुश्मनी थी। और देवगुप्त की दोस्ती किसी शशांक से थी, ठीक है। तो देवगुप्त और शशांक ने मिलकर ग्रहवर्मन की हत्या कर दी, ठीक है। और जब राजवर्धन को जब गुस्सा आया तो इसने देवगुप्त की हत्या कर दी, ठीक है। और फिर शशांक ने अपना दोस्ती के लिए राजवर्धन की हत्या कर दी, फिर राजवर्धन का भाई कौन था, हर्षवर्धन। वो जो बड़ा हुआ तो शशांक की हत्या कर दी, ठीक है। तो इस तरीके से चीजें थी। पेज मिसिंग है क्या, नहीं, ठीक है, आप देखेंगे आगे, ठीक है। अब आदित्य सेन परवर्ती गुप्त वंश का अंतिम शक्तिशाली शासक था, वैष्णव धर्म को मानने वाला था, और उसका राज मगध, उत्तर पूर्वी बिहार तक विस्तृत था, ठीक है। परवर्ती गुप्त वंश का अंतिम शासक जो था जीवित गुप्त द्वितीय था। क्या नाम था इसका, जीवित गुप्त द्वितीय था। जिसका 725 ईस्वी के लगभग कन्नौज के शासक यशो बर्मन ने बंद कर दिया और मगध पे मतलब नियंत्रण कर लिया, ठीक है। बाण भट्ट का जन्म बिहार के औरंगाबाद जिले के हंसपुरा प्रखंड में हुआ था, ठीक है। बाण भट्ट, ध्यान में रखें, जिसने कौन सा की, हरिसेन प्रयाग प्रशिष्ट की रचना हरिसन ने की थी, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। और बाण भट्ट की बात करेंगे, बाण भट्ट का जन्म बिहार औरंगाबाद जिले में हुआ था, हंसपुरा प्रखंड में हुआ था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे बाण भट्ट, ठीक है, काफी अधिक महत्वपूर्ण है, ठीक है। बाण भट्ट, ध्यान रखेंगे, बाण भट्ट किसके दरबार में रहता था, हर्षवर्धन के दरबार में। क्या चीज की रचना की थी बाण भट्ट ने, हर्षचरित। किसकी रचना की थी, हर्षचरित की रचना बाण भट्ट ने की थी। ये हर्षवर्धन का दरबारी कवि था, ध्यान में इसको रखना है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे आपको गुप्त काल समाज होता है। कल हम लोग पढ़ेंगे पालकालीन बिहार, ठीक है। तो सभी लोग आगे पालकालीन बिहार पढ़ कर आइएगा। पाल के समाप्त होने के बाद आपका बिहार का प्राचीन इतिहास समाप्त भी हो जाता है। मेडिवल पहले ही पढ़ा चुका हूँ, प्राचीन ही हो जाएगा। तो फिर मॉडर्न हिस्ट्री को भी हम लोग देखेंगे। तो कल सभी लोग पाल काल